हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के एसएसटी का 21 फरवरी का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं और ये ऑफिशियल आंसर के और आप सभी लोग चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ साथ मैं आप सभी को बताते चलूँ, जो लाइव क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे कल के लाइव क्लास में, उससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज से डिक्टो क्वेश्चन आए दोस्तों, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर कर दी ताकि हर बच्चे जो अपना जो है नंबर चेक कर सकें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह लूनी नदी किस राज्य में बहती है। तो लूनी नदी बहती है वो है भारतीय मरुस्थल राजस्थान में बहती है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में निम्नलिखित में से किसे कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो 1789 से पहले फ्रांस में कर लगाने का अधिकार था वह है फ्रांसीसी सम्राट को। किसको? फ्रांसीसी सम्राट को कर लगाने का अधिकार था। चलिए निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और इसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। तो ये होगा लोकतंत्र यानी गणतंत्र। तो तीसरे का होगा आपका ए। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। देखिए बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है पूछा गया है, तो बेरोजगारी जो प्रभाव नहीं वो है जीवन स्तर में वृद्धि, ये बेरोजगारी का प्रभाव नहीं। बाकी तीनों जो बेरोजगारी प्रभाव हैं, तो चौथे का सी आएगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो वो कौन सा कथन जो लोकतंत्र का समर्थन करता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य बिल्कुल सही है। कानून का राज और अधिकारों का आदर बिल्कुल सही है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं तो बिल्कुल सही। तीनों कथन सही है। डी, पांचवे का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए विशेषताओं के आधार पर विकल्पों में से पहचान कीजिए ये भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो ये सिंपल तरीके से भारत, ये दोस्तों क्या है, ये कावेरी नदी से सिंपल आपको पता चल जाना चाहिए था क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो क्योंकि कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार नदी है, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो है डी, छठे का डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में खूनी रविवार की घटना हुई। तो खूनी रविवार घटना किस देश में हुई है, रूस, सातवें का ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र से अगर हम संबंधित की बात करें तो है पशुपालन और खनन, ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बी इसका सही आंसर है। परिवहन और बैंकिंग ये तृतीय क्षेत्र से हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, केवल 1 और 3 सही है प्राथमिक क्षेत्र से, राइट। तो 8वें का जो है आपका है बी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो आप नए हैं तो सपोर्ट कीजिए, आप सभी सपोर्ट की बहुत दरकार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं था। तो समाजवादी विचारधारा का समर्थक नहीं तो है जार निकोलस द्वितीय। बाकी सभी लोग जो है समाजवादी विचारधारा के समर्थक हैं। तो 9 का है सी इज द राइट आंसर। डिक्टो हमारे क्वेश्चन आंसर से आप जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान यहाँ पर देख सकते हैं, तो सही मिलान केवल और केवल जो है वह है परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान से संबंध, बाकी सभी सही नहीं है। तो सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण। तो गैर आर्थिक क्रिया का उदाहरण वह है बी, अपने बच्चों को पढ़ाना। गैर आर्थिक क्रिया से कोई आमदनी ना होती हो, तो बी इसका सही आंसर है, 11वें का बी। क्वेश्चन नंबर 12, तो आदित्य की आयु 12 वर्ष से डिक्टो क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ये इसमें आदित्य के किस मौलिक अधिकार का हनन किया, तो वह है उसके अधिकार का शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इसका आएगा 12वें का सी। चलिए क्वेश्चन में 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में गलत है। तो वो जो कथन गलत है वो है यह अधिनियम शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार को सुनिश्चित करता है। तो ये सी कथन बिल्कुल गलत, क्योंकि ये केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए करता है। तो बाकी कथन सही है और ये सी गलत है, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो वह है केरल। तो 14 का सी। सारे क्वेश्चन डिक्टो वही आए हैं जो मैंने बताया था। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों आप एक शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में गलत है। तो ए, भारतीय संविधान समतम लोक समाज की स्थापना पर बल देता है। भारतीय संविधान राजतंत्रात्मक शासन पद्धति पर बल देता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। तो इसका आएगा 15वें का बी।
राकेश शहरी क्षेत्र का निवासी है, बताइए निर्धनता रेखा से ऊपर आने के लिए उसे न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो राकेश को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होगी शहरी क्षेत्रों के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी होती है? 2400 के लिए। तो इसका जो सही आंसर वो है ए। क्वेश्चन नंबर 17, जापान एक विकसित देश, बिल्कुल ठीक है। जापान ने मानव संसाधन पर निवेश किया, बिल्कुल सही। तो कथन ए और कारण दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों पर बहुत अत्याचार हुए, बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका के शासक रंग भेद में विश्वास नहीं करते थे, तो करते थे। तो कथन अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। अभिकथन ए जो है सही है, कारण आर गलत है। तो इसका आएगा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ, बिल्कुल सही है। भारत के उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग खादर वाले इलाके है, तो बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जैकोबिन क्लब के सदस्यों को शौकुलात के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सत्य है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, ये भी कथन सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अग्नि अध्यादेश के माध्यम से हिटलर को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो गए थे। तो हिटलर को अग्नि अध्यादेश के माध्यम से अधिकार प्राप्त हुए थे। हिटलर कुछ भी कर सकता था। इट मीन्स अगर हम बात करें हिटलर अग्नि अध्यादेश के बारे में, तो आपको लिखना था। तो इस अध्यादेश के माध्यम से हिटलर जो है सर्वशक्तिशाली हो गया था और वो पूरी तरीके से लेनिनग्राद के जो है आक्रामक कार्रवाई के बेस में आ चुका था। वो हर कुछ फैसले ले सकता था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के कारण की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर भी लिखना था आपको। तो इसमें हार के कारण क्या, सबसे पहला कि जर्मनी के जो खाद्य पदार्थ थे उसकी आपूर्ति कम हो गई थी और ब्रिटेन ने जर्मनी को चारों तरफ से मिलकर जो आक्रमण कर दिया था। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं। तो जनहित याचिका यानी PIL, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाने जाते हैं, जो उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। और जनहित याचिका के माध्यम से जो है कोई दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि वो केस लड़ने में सक्षम नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, वो गरीब व्यक्ति है, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका केस लड़ सकता है। इसे हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। ये न्यायिक सक्रियता के एक रूप माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको लिखना था। सिंधु नदी तंत्र की विशेषता, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने बताया तो वही आया बिल्कुल। ठीक है, सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी तंत्र दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों नदी तंत्रों में से एक मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 2880 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम बात करें इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, वह सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है। तो इस तरह से आपको यहाँ से कवर करना था। बफर स्टॉक के परिभाषित कीजिए। तो भविष्य में अधिकतम उत्पादन को जो है ना भविष्य के लिए लेकर जो बचा कर रखा जाता है, ताकि आपातकाल के दौरान, महामारी के दौरान उसका इस्तेमाल किया जाए, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक से भी क्वेश्चन आया है, बहुत सही क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कवर कर दिया था। इस चीज़ को लेकर लाइक शेयर कमेंट तो जरूर बनता है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर आपको लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति की तुलना कर दीजिए था, जो कल भी आया था। प्रधानमंत्री कार्यों को वर्णन करना, तो सिंपल तरीके से प्रधानमंत्री कैबिनेट का प्रमुख होता है, लोकसभा में अपने मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व करता है, सरकार का वक्ता होता है, लोगों को नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, उनको पदस्थ कर सकता है। सारे लिख देना था आपको। ठीक है, अगला है आपदा खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर स्पेश कीजिए। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें एक व्यक्ति से अधिक काम में लगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, लेकिन उस एक व्यक्ति की आमदनी अकेले 100 रुपये है। अगर उसी काम को 10 व्यक्ति करेंगे तो 100 रुपये जो है 10 व्यक्तियों में बढ़ जाएगा। तो काम में लगे हुए लोग ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन उत्पादन उतना ही होगा जो एक व्यक्ति करेगा। ये होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। और मौसमी बेरोजगारी, किसान अगर एग्जाम्पल दे सकते थे कि साल के कुछ महीनों में काम मिलना, बाकी महीनों में बेरोजगार होना, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। इस तरह से आपको अंतर स्पष्ट करना था। नासिक प्रचार जनसंख्या नीति 2000 की विवेचना कीजिए। सब का कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बुनियादी तत्व, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये बुनियादी तत्व, इसका व्याख्या कर देनी थी आपको। ठीक है, बेरोजगारी को दूर करने के उपाय बताइए, अथवा मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा की भूमिका को उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आया है। नदी प्रदूषण को कम करने कल ही का क्वेश्चन आ गया है। भारत के अफवाह तंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोबेस्पियर के शासन को आतंक काल क्यों कहा जाता है। तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो जैकोबिन क्लब का सदस्य अध्यक्ष था, उसके शासनकाल को यानी 1793 से लेकर 1794 तक के काल को जो है आतंक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल में बहुत सारी जो है घटनाएं घटित हुई। जो अगर उसके द्वारा बनाए गए नियम को कोई पालन नहीं करता तो मार दिया जाता था, जैसे फांसी चढ़ा दिया, जैसे ओलंपियस दुगुज को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के विषय पर पढ़े कि नहीं 5 प्रभाव व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर कर देना था।
इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या 34 में पूछा गया है, ये अनुच्छेद से मार्क्स के विचार पूछे गए हैं, तो अनुच्छेद को पढ़ना था, उसका उत्तर आपको यहाँ पर क्लियर कर देना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन में 35 इसी प्रकार दिया गया, क्वेश्चन में 36 में अनुच्छेद से पूछा गया है, राइट। ये सारे क्वेश्चन जो है अनुच्छेद संबंधित है। फिर मानचित्र में हमने आपको कहा तो वही मानचित्र आया जो हमने आपको बताया था। एक मित्र राष्ट्र के बारे में लिख देना था आपको और केंद्रीय शक्तियों से संबंधित एक देश को आपको टैगल करना था। मित्र राष्ट्र में आपको ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस में से कोई एक लिखना था। केंद्रीय शक्तियों में से एक देश को लिख देना था यहाँ पर। अब देखिए तमिलनाडु को आपको भारत के मानचित्र में मेंशन करा था, मध्य प्रदेश को मेंशन कर, चिल्का झील उड़ीसा को मेंशन करना था, कंचनजंगा पर्वत जो आपको मेंशन कर देना था कहाँ पर, तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करना था। तो ये क्लास 9 का एसएसटी का 21 फरवरी का जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने विद प्रूफ आपको दिया है ऑफिशियल आंसर की। आई होप ये आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिकल मास्टर्स चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।